साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर में आज के करंट अफेयर अर्थात 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों ये लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस लेक्चर में हम लोग आगामी जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितनी खबरें होती हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसलिए ये हमारा डिटेल्ड जो लेक्चर होता है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए साथियों देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये हमारा है, कौन डीजीसीए के नए महानिदेशक बनेंगे? तो कौन बनेंगे? विक्रम देवदत्त जो हैं इसके महानिदेशक बनेंगे। अभी जो है विक्रम देवदत्त जी ये क्या हैं, ये अरुण कुमार हैं अभी इसके, तो उनका स्थान लेंगे। 28 फरवरी 2023 से कार्य करना शुरू करेंगे। तो ये अभी अंडमान निकोबार में वित्त सचिव रह चुके हैं और गोवा में भी पर्यटन मंत्री पर्यटन सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में एयर इंडिया जो है एसेट होल्डिंग के क्या हैं, निदेशक भी हैं। तो ये अच्छी जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किए हैं, तो इनको जो है इसकी जगह पे डीजीसीए होता क्या है, ये जो है आपका नागरिक उड्डयन जो है मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एक नियामक संस्था है और ये विमान जो संशोधन अधिनियम था 2020 के अंतर्गत वैधानिक संस्था को इसको दर्जा प्रदान किया गया। तो किसके स्थान लेंगे ये डीजीसीए में? डीजीसीए क्या है? डीजीसीए एक नियामक संस्था है जो हमारे विमान में या तो व्यक्तिगत विमान ले लेते हैं, आप लेते हैं, या आप क्या लेते हैं, कोई भी ऐसे मतलब कमर्शियल लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक परमिशन की जरूरत होती है। तो डीजीसीए जो होती है एक नियामक संस्था है जो व्यक्तिगत या कमर्शियल लाइसेंस प्रदान करती है। आपको किसके लिए लाइसेंस प्रदान करती है? जितने भी एयर इंडिया से रिलेटेड है, हमारे एरोप्लेन से रिलेटेड हैं, तो उसका लाइसेंस देने के लिए ये एक नियामक संस्था है। और इसका जो है विमान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत इसको वैधानिक संस्था बनाया गया। तो डीजीसीए क्या है? डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है, नियामक विमान नियामक संस्था है 2020 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, वैधानिक दर्जा प्राप्त किया, दर्जा दिया गया। और ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? लाइसेंस प्रदान करना। कार्य क्या है? सॉरी, एरोप्लेन के लिए लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस देना, इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे कमर्शियल, दोनों कमर्शियल दोनों प्रकार के लाइसेंस जो ये प्रदान करता है। तो डीजीसीए जो है एक विमान नियामक संस्था है आपकी। तो इसके कौन बने हैं? अभी क्या है, अभी अरुण कुमार है। इनका स्थान क्या लेंगे? 28 फरवरी 2023 से विक्रम देवदत्त ये स्थान लेंगे। और ये हैं क्या, अभी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के निदेशक हैं, एसेट होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक हैं। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय दिल्ली में है,
अब ये 28/5/2000 से विक्रम देवदत्त ये हैं क्या, एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक प्रेजेंट में। एयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक हैं और पूर्व क्या है, गोवा के पर्यटन सचिव, गोवा सरकार में पर्यटन सचिव हुआ, अंडमान निकोबार में वित्त सचिव, अंडमान निकोबार वित्त सचिव के रूप में कार्य किए रह चुके हैं। तो ये इनको जो है कब स्थान लेंगे, अरुण कुमार की जगह 28 फरवरी 2023 से विक्रम देवदत्त की। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो दो संस्थाओं को चुना गया है इसमें। एक संस्था आप मतलब है उड़ीसा राज्य में जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा के, और एक आपका कहाँ का चुना गया है, एक चुना गया है मिजोरम का, लुंगलेई फायर स्टेशन है मिजोरम का, उसको चुना गया है। इसको दो संस्थाओं को दिया गया है। इसको एक तो उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, और लुंगलेई फायर स्टेशन है लुंगलेई, कहाँ, मिजोरम, उसको प्रदान किया गया। दो को, एक तो ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसको प्रदान किया गया है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। अब ये जो है क्यों प्रदान किया गया है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2023 के लिए, मतलब अभी जल्दी इसकी स्थापना हुई है सुभाष चंद्र बोस की, 2022 में इस स्थापना की गई है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसको दिया जाता है प्राधिकरण। मतलब इसमें क्या होता है, लोग अपने साहस के बल पे, मतलब आपदा में कोई संकट आता है उसमें लोगों की रक्षा करते हैं। तो उड़ीसा ने क्या किया, 381 इसने अर्ली वार्निंग अलार्म लगाए हैं और बाढ़ नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं। उसके द्वारा इसलिए इसको क्या किया गया, ये पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना उड़ीसा सरकार द्वारा 1999 में की गई, 1999 में स्थापित हुआ है स्थापित। तो इसको क्या, इसमें हुआ क्या है, इसने मतलब 381 सुनामी गांव वार्डों और क्या किया, समुद्र तट के पास जो है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए हैं। 381 गांव वार्डों और समुद्र तट पर मल्टी हैजार्डिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब खतरों से बचाने के लिए जो अलार्म होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करके। अब क्या ज्यादातर तूफान चक्रवात कहाँ, उड़ीसा तट पे टकराते हैं, उड़ीसा तट पे। तो वहां पे ये 381 जगहों जहां पे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहां पता नहीं चलता, अचानक चक्रवात आ जाते, लोग ज्यादा कैजुअलिटीज होती थी, तो उस कैजुअलिटी को कम किया है, कम से कम किया है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। और लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, तो ये जो है इसने क्या किया है, इसने बहुत साहसपुर का, ये बहुत बड़ी आग लग गई थी, उस आग को इसने मतलब 32 घंटे लगातार काम करके उसको क्या किया है, इसको कंट्रोल किया है। 24 अप्रैल जो 2021 को एक आग लगी थी, प्रेजेंट आग, उसको बुझाने के लिए इसने क्या किया, इसने आपका
मिजोरम लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम ने क्या किया कि 24 अप्रैल 2021 को भीषण आग को सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक कंट्रोल किया। लगातार 32 घंटे काम करके, लगातार कार्य करके, इसलिए इस स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है कि आप अलर्ट अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये हमारे BSF द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, राजस्थान बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगते हैं, तो स्वतंत्रता मतलब जो आपका गणतंत्र दिवस आ रहा है उस पर कोई अनहोनी ना कर पाए, आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उसमें एक्टिव ना हो पाए, उसके लिए आपसे अभ्यास किया गया है। और ये 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक ये अभ्यास किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि 5 दिन पूर्व गणतंत्र दिवस के और 2 दिन बाद तक ये इसके द्वारा किया जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा है? थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, आप्स अभ्यास, अलर्ट अभ्यास, आप्स अलर्ट अभ्यास किसके द्वारा? BSF द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF द्वारा राजस्थान और गुजरात, गुजरात में सरक्रीक से कच्छ के रण तक, और राजस्थान में बाड़मेर से लगी जो है बाउंड्री है, तो जहां आतंकवादी गतिविधियों की ज्यादा संभावना होने की, वहां पे अलर्ट अभ्यास किया जा रहा है। किसको ध्यान रखते हुए? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए, अप्रिय घटना से बचाव हेतु, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ चाहे स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो आतंकवादी इसी फिराक में रहते हैं कि सब लोग अपने मस्ती हो जाते हैं, देश के त्यौहार मनाने लगते हैं, तो अपना क्या करते हैं, अपने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सही समय मानते हैं उसको। तो इसलिए अपने अंजाम देने हैं, तो ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक अभ्यास करेगा BSF। तो ये BSF द्वारा किया जाएगा, मतलब जिससे क्या कोई भी आतंकवादी गतिविधियां, मतलब कोई भी सोचे तो वो कर ना सके। तो अभी हमारे 2022 में क्या हो गया, लगभग 22 मछुआरे पकड़े गए हैं, 79 पाकिस्तानी नौकाएं पकड़ी गई हैं, और 2.5 करोड़ की, मतलब 250 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है, और लगभग 2.49 करोड़ की क्या किया गया है उसमें और भी चरस वगैरह बरामद की गई है। तो ये BSF द्वारा अंजाम दिए गए हैं। 8 बहुमंजिला, इसी के लिए किनारे क्या बनेंगे? 8 बहुमंजिला बंकर बनेंगे सेफ्टी के लिए। उसके लिए 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, आवंटित किया गया है। तो ये BSF को मजबूत करने के लिए कदम सरकार ने उठाया है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि वीजा प्रतीक्षा समय में कटौती के लिए किसके द्वारा नई पहल शुरू की गई? तो विशेष सैटरडे अभियान शुरू किया गया है USA द्वारा, USA एम्बेसडरी द्वारा, जो हमारा जो है USA द्वारा, अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों को वीजा प्रदान करने हैं, भारतीय लोगों को जल्दी वीजा, B1 वीजा और B2, B1 का मतलब बिजनेस और B2
B2 का मतलब पर्यटन संबंधी जो वीजा है जारी करने हेतु क्या किया, जल्दी भारतीयों को जल्दी वीजा प्रदान करने हेतु क्या किया गया, स्पेशल सैटरडे स्पेशल शनिवार जिसको बोलते हैं, शनिवार शिविर लगाया जाएगा, शिविर जिससे क्या करें, साक्षात्कार, स्पेशल सैटरडे साक्षात्कार शिविर होगा, साक्षात्कार लेके वीजा प्रदान किया जा सके, आयोजित किया जाएगा हर सैटरडे को, जिससे जो लंबित पड़ते रहते थे, जो अप्लाई किया आपने और वीजा में बहुत टाइम लगता था, वो टाइम बचेगा और जल्दी से वीजा मिल सकेगा। लगभग क्या होता है कि हमारे जो 1 लाख प्रति माह कितने आवेदन आते हैं, आवेदन 1 लाख आते हैं, 1 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन तो इनको जल्दी से निस्तारण करने के लिए हर एक शनिवार को पहल की गई है। इसकी नई पहल की गई वीजा प्रतीक्षा समय में कटौती के लिए, हर शनिवार को शिविर लगाया गया है और साक्षात्कार लिया करके उसको निपटारा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी वीजा प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो पुणे में, पुणे सिविल कोर्ट स्टेशन, सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन बनाई जाएगी। कितनी गहरी होगी, ये लगभग 109 फीट गहरी, 109 फीट गहराई में। पुणे जो है, पुणे मेट्रो महानगर लिमिटेड द्वारा, ये पुणे महानगर मेट्रो लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी, 109 फीट गहराई, और इसमें पूरी तरीके से क्या होगा, ग्रीन मानक पे आधारित होगी, ग्रीन मानक पर, ग्रीन मानदंड का पालन करते हुए। इसमें कितने 5 एंट्रियां होंगी, 5 एंट्री होंगी, 11 एकड़ में बनेगा, 11 एकड़ में स्थापित होगा, और प्राकृतिक रोशनी होगी, मतलब ये नहीं कि लाइट जला के दिखेगा, प्राकृतिक रोशनी। तो ये सबसे भारत की सबसे गहरी जो मेट्रो स्टेशन होगी वो पुणे सिविल कोर्ट में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का फैसला किया है। तो ये अहोम साम्राज्य के पिरामिड जो हैं आपके असम में, उनको है सरकार ने क्या किया है, इसमें नामित करने का फैसला किया है। तो पुरातत्व विभाग ने लगभग 50 स्थलों का मुआयना किया है पिरामिड्स का, उसमें जो है असम के एक पिरामिड जो अहोम साम्राज्य का है उसको जो है विश्व धरोहर के रूप में, अभी तक कितने विश्व धरोहर हैं आपके, 40 विश्व धरोहर है। 40वां कौन है, धौलावीरा गुजरात में। तो सॉरी, इसके लिए नामित करने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने। किसको, तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैसा है कि अहोम साम्राज्य का एक चराई देव मैदान है, अहोम साम्राज्य का, अहोम साम्राज्य का चराई देव नाम है, चराई देव मैदान, मैदान नहीं मैदान, मैदान का मतलब क्या होता है, पिरामिड, पिरामिड। ये क्या है, कहाँ है, असम में, असम में। तो इसको जो है क्या किया, असम सरकार ने अपना डोजियर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया है। तो ये जो है 23-24 के लिए इसका सांस्कृतिक श्रेणी में नामांकन होगा, 2023-24 की सांस्कृतिक श्रेणी में, सांस्कृतिक
श्रेणी में नामांकन होगा। तो श्रेणी याद रखिए कि श्रेणी में किया गया, सांस्कृतिक श्रेणी में पहला उत्तर पूर्वी राज्य होगा, पहला उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक श्रेणी का राज्य सांस्कृतिक धरोहर होगा, सांस्कृतिक विश्व धरोहर होगा, विश्व धरोहर नामांकन होगा या होगा। तो ये जो है इसको नामांकित किया गया है। ये है क्या, एक पिरामिड है। इसमें क्या, ये राजधानी थी अहोम की, शिवगढ़ के पास स्थित है, जो कि असम में जो है स्थित है। तो इसमें यह है कि अपना जो है, और इसमें सांस्कृतिक श्रेणी तो अभी तक कोई नहीं है। मतलब भारत में टोटल अभी 40 विश्व धरोहर स्थल है। तो अहोम राजाओं की मूल राजधानी थी शिवसागर शहर है। तो शिवसागर के पास ये जो है विशाल भूमिगत तिजोरी टाइप है। ये क्या है, चराई देव पिरामिड, एक विशाल भूमिगत तिजोरी टाइप है, विशाल भूमिगत तिजोरी है। ये करीब 1229 सी की है, 1229 सी की है। तो इसमें ये किया गया है कि बहुत से 50 स्थलों का इन्होंने क्या किया है, निरीक्षण किया पुरातत्व विभाग ने। तब इस जो शिवसागर शहर के पास है भूमिगत, एक से अधिक चैम्बर है यहाँ पे, तो इसको इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया है तिजोरी। तो इसको अहोम साम्राज्य के चराई देव पिरामिड याद रखिए, मैदान है, इसको ध्यान रखिएगा, मैदान ना समझ लेना। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 5वीं कलवारी पनडुब्बी कब सेना में शामिल हुई। तो अभी 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2023 को, कल पराक्रम दिवस पर ये भारतीय सेना में कमीशन की गई, जल सेना में समझ लीजिए में कमीशन की गई। तो ये इसका नाम कलवारी क्यों है, कलवारी का मतलब क्या है, साहस और निडरता का प्रतीक है। साहस और निडरता का प्रतीक, इसलिए इसको कलवारी शब्द जो होता है साहस और निडरता का प्रतीक होता है। तो इसको क्या, इसका नाम सैंड शार्क के नाम पे रखा गया है। सैंड शार्क होता है, तो निडरता तो वही होगा, सारी गोपनीयता होगा, गोपनीयता किसके नाम पे, सैंड शार्क के नाम पे रखा गया। अगर पूछे सैंड शार्क के नाम पे किस पनडुब्बी के नाम, तो कलवारी का रखा गया। ये 5वीं श्रेणी की ये जो है लास्ट पनडुब्बी है। सबसे पहले 1 नवंबर 1973 में इसको कमीशन किया गया। इस श्रेणी की पनडुब्बी को, इस श्रेणी को सबसे पहले 1 नवंबर 1973 में कमीशन किया गया और सफलतापूर्वक इसने काम किया और 2001 में सेवा मुक्त इसको किया गया, पहले श्रेणी को किया गया। ये फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया, फ्रांस के सहयोग से निर्माण किया गया। भारत में मझगांव शिप बिल्डर्स द्वारा सहयोग से, मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है किसके द्वारा बनाए गए ये, तो मझगांव याद रखिएगा। तो मझगांव शिप बिल्डर्स जो है आपका मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई। इसके द्वारा जो है इसको कमीशन किया गया। तो एडमिरल जो है हमारे भारतीय नौसेना के हरि कुमार ने, इन्होंने इसको क्या है, कमीशन किया है। लेफ्टिनेंट एडमिरल हरि कुमार ने इसको क्या किया है, कमीशन किया है।
तो ये बहुत जो है नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार हैं और मनोज पांडे जो उसके हैं। कल क्वेश्चन बताया गया था आपको आपके थल सेना के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराक्रम दिवस 2023 कब मनाया गया। तो आप जानते हैं कब मनाया जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे मनाने का 2021 में निर्णय लिया गया और ये पीएम द्वारा निर्णय लिया गया, तब से ये मनाया जा रहा है। ये आपका 21 में मनाया गया, 22 में मनाया गया, अब 23 में। तो तीसरा है ये पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में क्या हुआ था, हमारे जो पराक्रमी साहसी योद्धा जो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म पे ये आपका मनाया जाता है। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, कब मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस भी कह सकते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब क्या कब हुआ था जन्म इनका, 23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक, ओडिशा के कटक में। तो ये बहुत ही पराक्रमित हैं। इन्होंने अलग ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना का आज़ाद फौज का नेतृत्व किया था और विश्व युद्ध में जो जर्मनी हार गया था उसके बाद उनकी सेना कमजोर पड़ गई थी। तो ये भारत पे तिरंगा लहराना चाहते थे। बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया है और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो ये गांधी जी से नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, इसलिए जो है इन्होंने क्या किया, अपना दूसरी बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो उसमें क्या हो गया, इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो अदम्य साहस और पराक्रम के बेस पे इनके पराक्रम के लिए ही ये पराक्रम दिवस मनाया गया, इनकी जयंती पे मनाया गया है। कब घोषणा की गई, कब घोषणा हुई इसकी, तो याद रखिए 2021 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई, तब से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं। तो अभी हमने बताया था आपको, जेसिंडा अर्नल्ड जो हैं, उन्होंने जो 42 वर्षीय थी, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से हम क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के कारण जो अगर ये पूछा जाए कौन सी जयंती मनाई गई, तो 126वीं जयंती, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो व्यक्तिगत कारणों से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्नल्ड के इस्तीफे के बाद, जेसिंडा अर्नल्ड के इस्तीफे के बाद वहाँ के गृह और स्वास्थ्य मंत्री जो थे हिपकिंस थे, उनको जो क्रिस हिपकिंस, उनको नियुक्त किया गया है, क्रिस हिपकिंस को। तो क्रिस हिपकिंस जो बने हैं, इनके जगह पीएम बने हैं, इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा था कि हम पारिवारिक कारणों के कारण इसमें हम इस्तीफा दे रहे हैं। पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कोई जब क्षुब्ध होता है तो इस्तीफा देता है, वो कहता है कि पारिवारिक कारण है। तो ये जो है पुलिस शिक्षा और जो सार्वजनिक मंत्रालय के जो है पुलिस शिक्षा मंत्री, गृह और शिक्षा मंत्री, तो इनको जो है ये 2008 से सांसद हैं, अनुभव प्राप्त हैं बहुत। और कोविड-19 में के नेतृत्व करता है देश के। न्यूजीलैंड बहुत दूर रहा इससे, तो इनके नेतृत्व में ही कोविड-19 संबंधी उपाय किए गए और न्यूजीलैंड बहुत नाम मात्र का इससे प्रभावित हुआ। तो इनको जो है क्रिस हिपकिंस को
पीएम बनाया गया न्यूजीलैंड का। जेसिंडा अर्नर, दोनों क्वेश्चन याद रखिए। जेसिंडा अर्नर ने इस्तीफा दिया और क्रिस हिम्किंस को क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है पीएम। जेसिंडा या जेसिंडा दोनों कुछ भी हो तो वही समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु कितने बिलियन का प्रोत्साहन स्थानीय उत्पादकों को देने की मंजूरी दी। अब हमारी सरकार क्या कर रही है, इस समय पर्यावरण को ग्रीन बनाने के लिए, मतलब पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए, हमारा जो है कार्बन जीरो उत्सर्जन 2070 को लक्ष्य पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत जोर दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होता है, इसके उत्पादन से हमारा जो मिलता है लिक्विड, जो हमारा फ्यूल मिलता है, बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसलिए सरकार ने कि जो भी स्थानीय इसके निर्माण करता है, इनको $2.11 बिलियन का प्रोत्साहन दिया है। $2.11 बिलियन, ये याद रखिएगा आंकड़ा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बिलियन डॉलर या अरब डॉलर का जो है, इनको चाहे बिलियन को चाहे अरब को, ये डॉलर का प्रोत्साहन किया है। और इनको छूट देने की है, टैक्स में छूट और टैक्स में छूट और टैक्स में छूट, इसलिए जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 प्राप्त करने हेतु। एकदम तो प्राप्त नहीं हो जाएगा कि हम बहुत धीरे धीरे इसको हम ले जाएंगे उस लेवल तक, तब इतने साल लगेंगे हमको तक प्राप्त करने हेतु। तो आजकल जितना विषाक्त है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर चुना गया, तो ये जो सब चीज़ें हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए, जितने महानगर हैं, इतना ज़्यादा उत्सर्जन होता है, इतना ज़्यादा वाहन है, तो उनको अवॉइड करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दिया जा रहा है। इसलिए इसके मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया, दिसंबर 2023 तक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल वाली रेलगाड़ी चलाने का घोषणा की है। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप हमारे हर प्रत्येक दिन सुबह करंट अफेयर के लेक्चर में बने रहिए। हर एग्जाम में 30% ज़्यादा इसका वेटेज होता है, और इसको अगर आपने क्वेश्चन मजबूत कर लिया तो आपको लक्ष्य, आप अवश्य प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन पास करेंगे, ये आपसे वादा है। और कैलिबर अड्डा में बहुत से लेक्चर्स हैं, आप उसको जाइए, देखिए, विजिट करिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर अवश्य करिए, शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे वीडियो पड़े आपको उसका लाभ मिल जाए। तो साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में कैलिबर अड्डा के साथ व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद साथियों।